हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम 23 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम BSSC CGL का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से सबसे पहले हम साइंस, करंट अफेयर्स एंड जो जीके पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि 1 बाय 1 सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे और एग्जाम से पहले 10 सेट्स कंप्लीट करके जाएंगे इसी बेसिस पे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुझे मेरी भूली हुई चीज़ें याद है। हाँ, मैं 2 दिन लेट हूँ क्योंकि मैं फीवर में थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स वाले क्वेश्चन से नहीं, मैं जीके, करंट अफेयर्स, साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। बाद में हम मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज प्रकाशित तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये किस सिद्धांत के अनुसार होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से और क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है बट प्लीज आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा। इसी थीसिस पे, इसी सिद्धांत पर और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर सेकंड क्या होता है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना वो। फिर कांच में पड़ी दरारों का चमकना। ये तीनों चीज जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि हीरे का चमकदार दिखाई देना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ओके, अब राज्यपाल के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, हो सकता है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाए। सिर्फ क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, वहां से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करवा रही हूँ। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लेकर आएंगे। और हाँ, एग्जाम आने से पहले मैं बहुत अच्छा 250 क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए सीरीज लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। वो आप जरूर देख के जाइएगा। वो एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है ये राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अब जो देखना है वो देखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 पूछा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इससे संबंधित है। ओके, और दूसरा देखना है कि राज्यपाल राज्य का कर्मचारी प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया होता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। आप जो भी चीजें नहीं जानते हैं प्लीज पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लीजिए। आई डोंट हैव एम्पल स्पेस सो आई एम नॉट राइटिंग हियर। ओके, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सो सेकंड थर्ड पॉइंट आपको नियुक्त करना है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो 35 इयर्स होना चाहिए और राज्यपाल आपको पता ही है कि देश का नागरिक होना चाहिए और उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य के लिए राज्यपाल, जैसे बिहार के कोई किसी जो है पर्सन, उनको बिहार का ही राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद सामान्यतया राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है उनके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो चेंज कर सकते हैं किसी और जगह या फिर उनको हटा भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट, लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन तो ये 1956 में हुआ था, के तहत एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सोचिए, ये इसमें 2 चीजें आपको याद रखना है। 7th जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो सकता है कि एक राज्यपाल जो है वो दूसरे स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है पर्सपेक्टिवली, और जैसे एक राज्य का है तो दूसरे राज्य का भी ये हो सकता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का क्रम जो है ये टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विशाल महासागरीय विस्तार है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि भूमंडल पर ताप का वितरण जो है ये समताप रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, और समताप रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? समताप रेखाएं किसी स्थान का औसत तापमान बताती है और किसी स्थान का समुद्र तल का तापमान प्रकट करती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर समताप रेखाएं सीधी होती हैं किंतु समुद्र तट के समीप इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। फोर्थ, आप इसको नोट कर लेंगे। फिफ्थ में आप नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जल का विस्तार जो है ये अधिक होने से ये रेखाएं अधिक अस्थायी होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ये 1993 में हुआ था, है ना। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है ये 2019 के अनुसार अब NHRC का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं कभी से, अधिनियम 2019 के अनुसार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, एक मेंबर नहीं, बहुत सदस्य इसमें काम करते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का। ओके, और 3 वर्ष के बाद में भी आपको ये चीज नोट करना बहुत ही जरूरी है कि जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। I mean कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है और 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का तो होता है, लेकिन 70 वर्ष हो जाने से पहले, ओके, अगर 70 वर्ष हो गया है तो भले ही 2 साल आपने काम क्यों नहीं किया है, आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास वैसे ही अधिकार होते हैं जैसे कि सिविल न्यायालय के पास अधिकार और शक्तियां होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में देख लिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। आप जरूर देख के जाइएगा वीडियो, और वीडियो देखने के बाद एग्जाम में अगर यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी अच्छा लगता है, काफी मोटिवेशन मिलता है जब आपका कमेंट आता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे या आपके क्वेश्चंस मेरे लिए हेल्पफुल रहे, तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 मैथ्स का है, इसको छोड़कर स्किप कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आंसर क्या होगा, ये ओम मीटर होगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी विमाओं पर नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा नोट कर लीजिएगा कि जो किसी धात्विक चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स एंड रीजनिंग से है, इसको छोड़िए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कभी मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है ये 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में
राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को क्या होता है, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है क्या, तो ये आपको 29 अगस्त खेल दिवस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो मॉरिशस जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। अब कभी हटाया गया क्या है, तो मॉरिशस को सार्क का दिसंबर 2007 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। और सार्क में कितने सदस्य हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ये सारे के सारे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ये सारे के सारे 8 मेंबर कंट्रीज हैं किसके, सार्क के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जो मुख्यालय है वो पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, ये है काठमांडू में। और उसके बाद इसकी स्थापना कभी हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ, तो ये ढाका में हुई थी। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ये ढाका में हुआ था। और सार्क एक पूर्ण रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो ये सारी चीजें आपने सार्क के बारे में देख ली। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो उस वक्त जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से समीर वी कामत रक्षा के क्षेत्र में है। रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक महत्वपूर्ण पद धारण किया है। और इनके बारे में बताऊं तो DRDO के अध्यक्ष के रूप में इनको अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार में कौन सा जो क्षेत्र है वो काफी तरक्की पर है, काफी आगे है, वो मिल से रिलेटेड है, बाजरे से रिलेटेड है, गन्ने से रिलेटेड है, चीनी से रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा तमिलनाडु। अब यहाँ पे देखिए कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य जो है ये कभी है, ये प्रथम स्थान पे है। और प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो 100 टन होता है। वहीं यूपी में कितना होता है, तो 42% गन्ना प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है ये इसके हिसाब से तमिलनाडु है, लेकिन यूपी फर्स्ट स्थान पे है गन्ना उत्पादन में। और महाराष्ट्र जो है ये 8.6% से अधिक गन्ना पैदा करके तीसरे स्थान पर है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हेलेंस्की राजधानी है किसकी, तो हेलेंस्की राजधानी है किसकी आप बताइए, क्योंकि अभी काफी न्यूज में चल रहा है। तो ये फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। फिनलैंड जो है ये उत्तरी यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है। 8वां सबसे बड़ा देश है। ओके, और फिनलैंड की मुद्रा जो है ये क्या है, तो ये यूरो है। और आइसलैंड की राजधानी जो है, आइसलैंड की राजधानी ये क्या है, तो ये रिकजेविक है। और लाटविया की राजधानी जो है, लाटविया की राजधानी पूछा जा सकता है, ये भी न्यूज में है, तो ये है रीगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और याद रखना है कि नॉर्डिक देशों के अंतर्गत डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड तथा स्वीडन देश जो है ये आता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सॉरी ये रीजनिंग से रिलेटेड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जो है ये बीटा 6 परिणाम किसका है, तो ये परिणाम किसका है, ये है नाभिकीय बल का परिणाम, दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम। ओके, यहाँ पे कुछ और चीज याद रख लीजिए, जैसे
अल्फा 6 जो है ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है। अल्फा 6 ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी क्षय है जहां अस्थिर परमाणु नाभिक हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करता है। और बीटा 6 का उपयोग जो है ये ट्रेसर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तो ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ओके। और बीटा कणों का उपयोग आंख और हड्डी के कैंसर जैसे स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। आपने ये भी देख लिया। कोबाल्ट 60, राइट, कोबाल्ट 60 जो है ये सिर्फ गामा किरण का उत्सर्जन करता है, जिसका उपयोग जो है ये कार्सिनोजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा जो हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं, ये पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब यहाँ पे नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो पंचायत अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद पंचायत के अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। अब नेक्स्ट आपको लिखना है कि सरपंच के अलावा पंचायत के सभी वार्डों के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उनको पंच कहा जाता है। अब पंचायती राज से संबंधित सभी 3 स्तरों में अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहती है। कितने साल तक? तो 5 साल तक बनी रहती है। और अनुच्छेद 243 जेड जो है ये जो है इसके तहत राज्य के विधान मंडलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने एवं उसकी निधियों का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रीजनिंग से रिलेटेड है। यस, क्वेश्चन नंबर 29। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाल्टन ने किया था, ठीक है, डल्टन ने किया था। तो अब इसमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देख के हंसी आ रही है कि डल्टन और हट्टन, ठीक है, तो ये डल्टन ने किया था। और भू संतुलन है क्या? तो भू संतुलन का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था और भू संतुलन शब्द को पहली बार 1889 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद भू संतुलन जो है ये पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के सतही उच्चावच के रूप में स्थिर पर्वतों, पठारों और समुद्रों के बारे में भार के अनुसार भू प्रॉपर्टी के नीचे स्थित पिघली चट्टानों के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। तो ये आप याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट्स आप और नोट कर लीजिए जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि भू संतुलन या समस्थितिक संतुलन के वर्तमान में 3 मॉडल हैं। तो ये मॉडल आप नोट कर लेंगे क्या है। तो ये एक है एयरी हिस्कैनन मॉडल और दूसरा आपका है ये प्राट हैफोर्ड मॉडल, प्राट हैफोर्ड मॉडल। और थर्ड जो है ये है आपका, ये कौन सा है? तो ये वेनिंग मेंसिस मॉडल। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। और उसके बाद एयरी ने भू संतुलन को समझाने के लिए पानी पर तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों का उदाहरण दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भू संतुलन को समझाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग पानी पर तैरते हुए किसने दिया था? तो ये एयरी ने दिया था, जो आपका फर्स्ट सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये आंसर तो आप सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन है। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वर्गीस कुरियन जो है ये किसके जनक है। तो ये MS स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कभी हुआ था? तो ये 1966 से लेके 1967 के बीच में प्रारंभ हुआ था।
आगे और चीज डिस्कस कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ था। गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति का जनक अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व डायरेक्टर विलियम गॉड द्वारा 1968 में ही किया गया था। विश्व में पहली बार 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी और नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया था। कभी? तो 1970 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 33, तंजौर का राज्य राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राज्य राजेश्वर मंदिर जो है ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। अब यहाँ पे देखिए कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसको बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। राजराजेश्वर की जगह पे बृहदेश्वर का मंदिर भी पूछा जा सकता है और यह भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा है कि बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर है और सर्वोत्तम नमूना माना जाता है द्रविड़ शैली का। यह भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, उसके बाद है कि चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष जो है ये त्रिचुनापल्ली जिले में निर्मित 2 मंदिरों तंजौर तथा गंगईकोंड चोलमपुरम है। तो ये आप याद रखिएगा, तंजौर का उससे रिलेटेड है। और उसके बाद चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। दक्षिण भारतीय कला का, किसका? दक्षिण भारतीय कला का चोल काल जो है ये स्वर्ण युग माना जाता है। और चोल काल के प्रारंभिक मंदिर जो है ये पल्लव शैली से प्रभावित है तथा बाद के मंदिरों की बात अगर की जाए तो ये बाद के मंदिरों की अपेक्षा ये छोटे आकार के हैं। इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको रीजनिंग में भी ले सकते हैं, इसको भी स्किप करते हैं अभी फिलहाल। और सुगौली की संधि, या इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सुगौली की संधि नेपाल कब हुई थी, कब संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है ये 1816 में। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब सुगौली की संधि जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और दूसरा कि सुगौली के संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमला जैसे स्थान मिले तथा सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये रहा था 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। ये भी आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इथेन जिसका जो आणविक सूत्र जो है ये C2H6 है के पास है। तो ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ये साइंस का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा 7 संयोजक बंध है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इथेन अल्केन समूह का यौगिक है। इथेन जो है ये अल्केन समूह का यौगिक है और अल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सामान्य सूत्र जो है ये CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ओके, और इस उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित किया गया था। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था ना प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, तो 1993 में। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो ये कौन है? ये गेनी मैनफोर्ड है। और भारत में कैलाश सांखला, भारत में कौन है? तो कैलाश सांखला है, ये नाम आप याद रखिएगा।
उसके बाद आपको देखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कभी हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल कभी 1973 को। और मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ना कि बांधवगढ़, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1974 में हुआ था। और 29 जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन उत्तरदायी है? ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब यहाँ पे देखना है आपको कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था भारत को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, ये तो हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट जो नोटेबल है ये है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये कभी हुई थी? तो ये हुई थी 2 मई 1951 को। और 2019 में NSSO और CSO को विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के गठन को मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो 2021 में किसका भारत से ऊंचा स्थान था? तो ये श्रीलंका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के मामले में भारत जो है ये 2021 में भारत का जो स्थान था ये 191 देशों की सूची में 132 नंबर पे ये था। ओके। और आप याद रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक SDI के मामले में भारत 2021 में ये 132 नंबर पे था। और इस रिपोर्ट में जो है ये श्रीलंका, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, भारत के पड़ोसी देशों का SDI जो था ये भारत से अच्छा था। तो अभी 2022 का भी देख के जाना जरूरी है इसके हिसाब से, तो 2022 का हम देख लेते हैं। अगर आपसे 2022 का भी पूछा जाए तो ये क्या है? 132 ही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो ये 2022 के विजेता कौन है? चलिए देख लेते हैं। ये है विनोद शर्मा। ओके। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो है ये संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। तो स्टेट में आपसे पूछा जाए तो गुजरात को, और नाम आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये हर साल कब दिया जाता है? तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दी जाती है, जिसमें 51 लाख रुपए तथा व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपए नगद दी जाती है। संस्थागत स्तर पर 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत स्तर पर कितना? 5 लाख रुपए दिया जाता है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य को और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का संयुक्त रूप से दिया गया है। 2023 का किसका? तो ये आपको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है साहित्य अकादमी पुरस्कार से, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार में 1 लाख रुपए दी जाती है और एक पट्टिका भी प्रदान किया जाता है। और वहीं पे साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है ये 1954 में किया गया था और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1954 में ना देकर 55 में दिया गया था। ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं सहित राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। 22 भाषा प्लस में राजस्थानी और इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा जा रहा है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखा है। तो माई ईयर्स इन BCCI कथा किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने। ओके, बस इतना आप देख लीजिए। और इसका विमोचन जो है ये शरद पवार द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अब सिर्फ कहाँ जन्म हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहाँ से क्वेश्चंस और बन सकते हैं। वैसे तो इनका जन्म जो है ये बंगा गांव में हुआ था, लेकिन और भी चीजें हम देख लेते हैं। 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। ओके, और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों और श्रमिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इन्होंने सैंडर्स की हत्या जो है ये इसमें शामिल थे। तो ये 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों शामिल थे। और भगत सिंह ने अपने लेख में मैं नास्तिक हूँ क्यों लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा था, में धर्म दर्शन की आलोचना की थी। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका एक और चीज नोट करना जो पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस 2019 में बोल रही हूँ 1929 में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था कभी? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। फिर मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक में बंगे दारा में पहली बार इनकलाब का शब्द प्रयोग किया था, लेकिन आप सबको बहुत लोगों को ये पता है कि ये भगत सिंह ने प्रयोग किया था। और भगत सिंह ने इस नारा को लोकप्रिय बनाया था, ना कि इस नारा को इन्होंने दिया था। ओके, ये नारा इनका नहीं था, ये नारा था मोहम्मद इकबाल का। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हमने जो 68 BPSC के लिए जो वीडियोस अपलोड किए हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बिहार के लिए बनाया है वो MP और UP के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री वही रहेगा, हिस्ट्री पॉलिटी वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगा, साइंस वही रहेगा। सिर्फ बिहार स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो अलग हो जाता है, और झारखंड अलग हो जाता है, और UP अलग हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? आप सबको पता है, ये है पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ जो है इनका जन्म जो है ये काशी वाराणसी में हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा। और पार्श्वनाथ को समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। और इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। क्या? तो चातुर्याम। ये 4 शिक्षा कौन थे? तो ये था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ओके, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो ये 23 नहीं 24 तीर्थंकर हुए थे। और इनमें से आपको याद करना क्या क्या है? तो महावीर जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। 7वां आपसे पूछा जाता है तो ये सुपार्श्वनाथ थे। और 17वां भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये कुंथुनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद जो कोष है उसका अनुपात क्या है? तो ये अनुपात कितना है आपका? 4.5 है। अब नकद आरक्षित अनुपात से क्या आपको समझ में आता है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है। इसका जो मतलब है वो उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को नगद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप में जमा रखना पड़ता है। आपने CRR का नाम सुना होगा, एग्जाम से पहले CRR, SLR, ठीक है, बैंक रेट,
उसके बाद RRR, रिवर्स रेपो रेट, लेंडिंग रेट, ये सारी चीजें देख के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, कि नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता जो है ये बढ़ती है या घटती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये डिक्रीज होती है, घटती है, ना कि बढ़ती है। अब ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो है ये रीजनिंग के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। क्वेश्चन नंबर में क्या है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा। ओके, वोल्ट मीटर जो है ये उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो आदर्श वोल्ट मीटर होते हैं उसका प्रतिरोध जो है ये अनंत होता है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। फिर अमीटर पूछा जाता है, तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर भी देख लेते हैं, तो एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। फिर गैल्वेनोमीटर जो है इसके द्वारा क्या होता है? तो इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा जो होता है उसका मापन किया जाता है। तो ये हमने चारों देख लिया। क्वेश्चन नंबर 72 साइंस से है। अगेन क्वेश्चन नंबर 72 है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समायवता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है ये प्रकाशित समायवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और देख लीजिए आप कि समायवता शब्द जो है ये सर्वप्रथम दिया किसने था? तो ये बर्जेलियस द्वारा दिया गया था, बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का प्राकृतिक आवास है, किसका प्राकृतिक आवास है ये? तो ये जो है ये आपका प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। ओके, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट आपको देखना है कि हाथी परियोजना का प्रारंभ जो है ये 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। अब 1992 में, तो उस वक्त तो ये बिहार में ही था ना भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट पार्क है। और फिर संगाई हिरन मणिपुर में पाए जाते हैं। ओके, तो आपसे जो पूछा जाएगा हिरन के बारे में, तो आपको याद रखिएगा कि संगाई हिरन जो है ये मणिपुर में पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि हांगुल परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है? महाधमनी, हृदय, यकृत और अमाशय, इनमें से कौन ऑड मैन आउट है, कौन अलग है? तो ये अमाशय जो है आपका सभी से भिन्न है। अब क्यों अलग है? आप तो सोचेंगे कि सब तो बॉडी का पार्ट ही है भाई, तो ये क्यों अलग है? तो ये अलग इसलिए है क्योंकि ये पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग है, जिसकी अंग है, लेकिन महाधमनी, हृदय और जो आपका यकृत है ये पाचन तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे? 76, 77 तो मैथ्स का है। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ओके, कुछ चीजें और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल जो है ये 1823 से लेके 28 तक था। और इन्हीं के टाइम में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से लेकर 26 तक लड़ा गया था, इसी के शासनकाल में।
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछा जाता है तो इनका शासनकाल जो है ये 1786 से लेके 1793 तक था और यह एक मात्र भारत का गवर्नर जनरल था जिन्हें गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफनाया गया, भारत में जिनका स्मारक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड हेस्टिंग की बात की जाए अगर तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है इनका शासनकाल का क्या था तो 1813 से लेके 1823 तक था और इनके शासनकाल में कलकत्ता में 1814 में इंडियन म्यूजियम बना जो देश का सबसे पुराना म्यूजियम है। लॉर्ड डलहौजी, ये म्यूजियम का डेट आप नोट कर लेंगे। लॉर्ड डलहौजी इनका कार्यकाल 1848 से लेके 56 तक था और भारत में डलहौजी की सबसे जो विवादास्पद नीति है वो विलय की नीति है जिसको आप हड़प नीति के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि आंग्ल वर्मा युद्ध जो है इससे कौन सी संधि से समाप्त किया गया था, तो ये यानडेबू के संधि से जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको नोट डाउन कर दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये यानडेबू के संधि से समाप्त हुआ था और ये संधि हुई थी 1826 में। इसी संधि के दौरान अकारण मणिपुर भारत को मिला और रंगून में एक रेजिडेंट जो है ये इसकी नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार जो है ये क्या है? राजस्व घाटा राज्य है, राजस्व अधिशेष राज्य है, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य है या राजस्व उदासीन राज्य है? ये क्या है? बिहार। ओके, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा राज्य है। 28 फरवरी 2022 को जो बिहार के तत्कालीन वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बजट जो है ये प्रस्तुत किया गया, उसके हिसाब से बिहार का राजकोषीय घाटा जो है ये बजट में कवर कर लूंगी, डोंट वरी, ये 25,885.10 करोड़ रुपए है। जो जीडीपी का कितना परसेंट है ये भी पूछा जा सकता है, तो 3.47% है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा जा रहा है कि विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो ये समिति है अधीनस्थ विधायन समिति। अब अधीनस्थ विधायन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके प्रत्येक सदन में कितने सदस्य होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं और इसका गठन जो है ये 1953 में किया गया था। और इसके बाद कार्य सलाहकार समिति सदन के कार्यक्रम तथा समग्र सारिणी को नियमित रखती है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कार्य सभा सलाहकार समिति के अध्यक्ष पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा कि सरकारी आश्वासन समिति जो है ये मंत्रियों के द्वारा सदन में समय समय पर किए गए आश्वासनों और जो वचन होते हैं, प्रतिज्ञा होते हैं, उसकी जांच करती है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो काफी कम ये क्वेश्चन मैंने देखा है, फिर भी फॉर नॉलेज आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 85 है, कैल्शियम कार्बोनेट में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1 सिग्मा 2 पाई है। ओके, और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को जल से अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ये नोट कर लीजिएगा, जिसको आप एथाइन भी बोल सकते हैं, एथाइन प्राप्त होता है।
राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है ये पूछा जा सकता है, तो CaC2 प्लस H2O दैट इज C2H2 प्लस CaOH2। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 86 नहीं 87 है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है। कभी स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है और इसके कवरेज वाले इसको 201 जिलों में शुरू हुआ था। ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है ये 7 रोगों के खिलाफ टीका के लिए इसको लागू किया गया। और ये कौन कौन से रोग हैं? तो ये है तपेदिक, जिसको आप टीबी बोलते हैं, और पोलियोमाइलासिस है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, फिर पर्टुसिस है, टेटनस है और खसरा है। ये सारे के सारे रोग है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो है इसका लक्ष्य कब तक का है? 2020 तक है। और सघन मिशन इंद्रधनुष जो है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष आपने सुना होगा, तो ये इसको आप IMI के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो ये 2017 में हुई थी। और अभी जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, ये कौन है? तो ये क्या है? ये है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये इसका उपयोग किया जाता है। और एक याद रखिएगा आपका कि लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया नामक एक शैवाल होता है, उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और नॉस्टक, ठीक है, एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये नॉस्ट्रक जो है, एनाबीना जो है और शैवाल जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, ठीक है। ये सारा का सारा आपने देख लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि सारगासम शैवाल जो है इससे क्या हेल्प मिलता है? तो ये कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है इससे, ठीक है। और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है वॉलवॉक्स। तो ये क्या है? जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है ये। और जो अगर आपने नाम सुना होगा अगर शैवाल, तो ये अगर शैवाल जो है ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ये आपको पता है। और भारत के राष्ट्रपति जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं उस वक्त, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 नहीं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। वैसे तो काफी बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिए कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है ये निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं ये पूछा जाता है कि ये संविधान में है या नहीं है, तो नहीं है। और भारत में चौथा उच्च न्यायालय 1866 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में जनवरी 2023 में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये टोटल 25 उच्च न्यायालय है। और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम 1862 में आई थिंक भारत में या 1862 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद कहाँ? तो उसके बाद बंबई में और फिर मद्रास में हुई थी। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रेड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो है ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि रम बनाने में, बियर बनाने में, ये सब जो है ये इसमें जो सेरेविसिस जो है ये और किस किस में यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, यीस्ट भी यूज किया जाता है। यीस्ट जो है, यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है, विटामिन बी की प्राप्ति होती है। और यीस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का किण्वीकरण किया जाता है, इससे ही एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि पनीर बनाने में क्या काम आता है। तो पेनिसिलियम कोमुम्बर्टी जो होता है, पेनिसिलियम कोमुम्बर्टी आप नोट डाउन कर लीजिए, तथा पेनिसिलियम और रॉकफोर्टी कवक का उपयोग किया जाता है किसको बनाने में, तो ये पनीर बनाने में उपयोग किया जाता है। अब बात आती है बियर की। तो बियर बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का उपयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का। शराब बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? शराब बनाने के लिए तो ये सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडस का प्रयोग किया जाता है, इलिप्सोइडस का। और फिर रम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का। ठीक है, तो बियर और रम बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो ये ट्रिब्यूनल जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया, जो है कौन सा? 14th ए और अनुच्छेद 323 ए ऐड किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए जो है ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए संसद को अधिकार देता है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल भी कवर हो गया कि किस लिए इम्पोर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि काफी सारे चेंजेस इसमें लाए गए थे। फिर भारतीय संविधान संशोधन जो था 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एवं प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो वर्ड है ये शब्द जो है ये जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका और शंकु उपस्थित होती हैं। तो ये जो है ये किसमें उपस्थित होती हैं? ये रेटिना में उपस्थित होती हैं। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, जस्ट अ मिनट, 93। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कि इसका आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आर्टिकल 71। यहाँ पे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच जो है वह फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है, उच्च न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में होता है। और उसका फैसला जो होता है वो अंतिम होता है, मान्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को लेकर चुनाव के 1 माह के अंदर ही आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको लेके जाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को 1 माह के अंदर ही लिया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती कभी नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, इस आधार पर नहीं हो सकता है। फिर आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे।
ओके, और वह प्रभावी बना रहता है, वह कार्य जो है वो प्रभावी बना रहता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो ये संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वही संसद के दोनों सदनों दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और केंद्र शासित सदस्यों जैसे दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते। अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 95, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है ये प्रारंभ किया गया था 2015 में। ओके, और ये हरियाणा के पानीपत से लागू किया गया था, ये आप याद रखिएगा। बस इतना आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। और एक चीज आप और याद रख लीजिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन आ सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके अंतर्गत खाता धारक को प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख तक जमा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका ज्यादा होने वाला है। इसको अलग से क्वेश्चन को हमने कई बार कवर किया है। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये योजना अवकाश जो है ये किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1966 से लेकर 1969 को योजना अवकाश कहा जाता है और ये 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था इसमें। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 5 वर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्ष की 3 वर्षों की योजना चलाई गई थी और इसी को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योजना अवकाश में कृषि और संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी, ये नोटेबल पॉइंट है। और योजना अवकाश के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पे आधारित था? तो ये DR गाडगिल मॉडल पे आधारित था जो कि 1969 से लेके 74 के मध्य चलाया गया था। अब पूछा जाता है रोलिंग प्लान, अनवरत योजना उसको बोलते हैं। ठीक है, ये 1978 में जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था। और उसके बाद देखिए कि गुरनार मेडल की पुस्तक एशिया ड्रामा में अनवरत योजना का उल्लेख है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 है अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है किससे? तो ये प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, आर्टिकल 39A जोड़ा गया। 39D पूछा जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D जो है ये समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान देता है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ठीक है, और आर्टिकल 39A से एक और चीज नोट कर लीजिए कि एक नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान का। और भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ये स्पेन के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ये जो है ये बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। ओके, फिर बिंबिसार जो है ये कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था जिसका शासनकाल जो है ये 554 ईस्वी से लेके 492 तक चला था। और बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज राजगीर को बनाया था जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ी कौन कौन सा है ये भी तो पूछा जा सकता है ना फ्रेंड्स। ये है रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और वैभारगिरी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी के साथ बनाया था। और इनकी दूसरी शादी जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री
चिलन्ना से हुआ था, जो प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा विवाह मध्य देश पंजाब की राजकुमारी किससे हुआ था, छेमा। और चौथा विवाह मिथिला की राजकुमारी वासवी से हुआ था। बिंबिसार का ही पुत्र था अजात शत्रु, जिसे अपने पिता का हत्यारा कहा जाता है, और इसने अपने पिता की हत्या 492 में मगध की गद्दी के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप एक और पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ओके ये सारी चीजें हो गई। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ना आमतौर पर संतरा, ओके, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू कुल के फल पैदा होते हैं, ओके। और भूमध्य सागरीय प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां जो होती हैं, ये पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होते हैं, ये छोटे आकार के चौड़ी होती है, मोटी होती है, और वृक्षों की ऊंचाई व सघनता जो होती है ये होती है कम। अब चलिए एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की और सीरिया में भी पाई जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ओके यहाँ पे हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। ये तो हमने कर रखा है, ओके ठीक है, ये रीजनिंग का है। और क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम ये मनाया गया था 2008 में। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1888 में हुआ था। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनका भी जन्म हुआ था 1888 में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और साक्षरता दिवस कभी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को नहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यस, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है, तो ये जो है ये धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि AQI दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो ये टोटल 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या होता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि CRR, SLR ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, इसका डेफिनेशन देख के जाइएगा। इकोनॉमी वाले पार्ट में मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि क्या डेफिनेशन है, कैसे क्या चेंज होता है, वो आप देख के जाइएगा। सो यहाँ पे देखिए कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन जो है ये कम होगा,
अब यहाँ पे वृद्धि की घोषणा का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा कि धन अधिक होगा, ये जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये बहुत सारा तो जो इनके पास पैसा है वो रिजर्व बैंक को दे देगी ना। तो अगर मान लो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैंने आपको दे दिए, तो मैं किसी और को देने के लायक मेरी क्षमता जो है वो काफी कम है। तो यही चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं, ठीक है। और दूसरा कि आरबीआई द्वारा बाजार में वित्तीय स्थिरता के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी इसको अपनाया जाते हैं। और दूसरी बात ये आपको नोट करना है कि आरबीआई द्वारा ये सीआरआर बढ़ाने से बैंकों के पास उदार ऋण जो है ये देने की क्षमता जो है ये कम हो जाती है। इससे मुद्रास्फीति को रोकने के एक साधन के रूप में भी आरबीआई के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये सीआरआर जो है अपने पास ज्यादा रिजर्व करके। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 115। शिंजो आबे कहाँ के हैं आप बताइए? तो ये आप सबको पता है जापान के हैं। और शिंजो आबे को 2006, 2007 और 2012 से 2020 तक के लिए जापान के प्रधानमंत्री थे ये। और इनकी हत्या कभी हुई? तो 8 जुलाई 2022 को गोली लगने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न में से 4 शब्दों में ये आप रहने दीजिए, ये हमारा अभी का नहीं है, ये हमें बाद में देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? आप सब बताइए। ये आंसर तो आप सबको रटा होगा, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये जगदीशपुर वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में रहते थे और जहाँ के दुलौरा गांव में बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। कौन से गांव में? तो दुलौरा गांव में, ठीक है। 1857 के क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में बाबू कुंवर सिंह को जाना जाता है और इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कभी किया था? तो ये 26 जुलाई 1857 को आरा में किया था और इनकी मृत्यु जो है ये 26 अप्रैल 1858 को लगभग 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह झांसी से नेतृत्व इन्होंने किया था और नाना साहब ने 1857 का विद्रोह कानपुर से नेतृत्व इन्होंने किया था, जिनका वास्तविक नाम जो था ये क्या था? ये धोंधू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुज पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर है और रामानुजम पुरस्कार जो है ये पहली बार 2005 में दिया गया था। इतना आप नोट डाउन करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? तो ये हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया है। हावड़ा कालका मेल जो है ये 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती व्यावसायिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक है और इसका नाम अब क्या है ये आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 163 में प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये कौन सा है जो पूर्णतः समर्पित किया गया है? तो ये है आपका जोरहाट, है ना, जोरहाट। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138
129 पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? काफी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लिपि थी ये थी शारदा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा थी और व्हीलर के हिसाब से शारदा लिपि की उत्पत्ति जो है ये गुप्त लिपि की पश्चिमी शैली से हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके प्राचीनतम लेख जो है ये 8वीं शताब्दी के हैं और शारदा लिपि का प्रथम अभिलेख सहारा जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रशस्ति को माना गया है। कश्मीर राज्य की आराध्या देवी शारदा के नाम पर इस लिपि को शारदा लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 134 विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो ये कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10 भाग। अब यहाँ पे संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम कितना % होना चाहिए? तो ये 10% होना चाहिए। दोनों सदनों में विपक्ष नेता को वर्ष 1997 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन संसदीय विधि द्वारा बनाया गया है इसको। और विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का हकदार है। क्वेश्चन नंबर 135 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये है टोटल 22। ओके, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः जो है ये 14 ही भाषाएं थी। 14। 21वीं संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वीं संविधान संशोधन 1992 में किसको जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था। फिर 92 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 92 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इस तरीके से आपके पास 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 136 किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात राज्य के। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रमाणीकरण अंतर्राष्ट्रीय जूरी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कौन कौन है? तो ये है UNEP, UNDP नहीं, UNEP, IUCN और UNWTO। क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को ही मंजूरी कभी मिल गई थी? तो नवंबर 2003 में ही मंजूरी मिल गई थी। चंद्रयान 2 भी देख लेते हैं। चंद्रयान 1 देख लिया तो चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई 2019 को ये भी श्री हरिकोटा से ही प्रक्षेपित किया गया था। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148 हम देख लेते हैं। सबसे पहले शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि जो है ये किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जो है ये 22 जून 1665 को हुई थी। और शर्त क्या था ये पूछा जाता है। तो शर्त यही था कि शिवाजी अपने कुल 35 किलो में से 23 मुगलों को सौंप दिया उन्होंने और 12 ही अपने पास इन्होंने रखा। शिवाजी मुगलों की तरफ से बीजापुर, दक्कन के विरुद्ध मुगलों की सहायता और सेवा करेंगे तथा पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में 5000 का मनसब
जो मिलेगा और उनको मुगल सेवा करनी पड़ेगी। ये 2 चीज आप याद रखिएगा। शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ सुरक्षा का वचन जयसिंह से मिलने के बाद आगरा दरबार जाने के लिए जो है वो राजी हो गए थे। तो संभाजी के बारे में याद रखिएगा कि इनको कितना मनसब प्रदान किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग नहीं है? तो कानून व्यवस्था विभाग नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। किसी राज्य का कानून व्यवस्था बनाए रखना किस पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये राज्य के कानून, ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है राज्य के कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। उसके बाद यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा आपको है दिरहम, दिरहम। यूएई की मुद्रा, रियाल किसकी मुद्रा है? तो रियाल जो मुद्रा है ये है किसकी? ईरान की। फिर दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है और रुपया जो है ये इंडोनेशिया की मुद्रा है। दिनार बहरीन की भी मुद्रा है ना। और जो एक और पूछा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पटाखा नहीं समझ रखिएगा आप, ये पटाखा है और पटाखा जो है ये मकाऊ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करना है। तो सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप देख लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। एम्पायर, स्टंप, गिल्लियां और बल्ला। तो इसमें आंसर आपको पता ही है, एम्पायर हो जाएगा। ये सब सामग्री है और ये पर्सन है। किसे यूनेस्को शांति 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये दिया गया है एंजेला मार्केल को। और ये पूर्व जर्मनी चांसलर है एंजेला मार्केल और इनको दिया गया है शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को का शांति पुरस्कार दिया गया है। आज का लास्ट जो हम देखने वाले हैं ये सारा का सारा तो हमारा जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिया है। वीडियो जो है वो 1 घंटे से ऊपर का क्रॉस हो चुका है, लेकिन 10 मिनट में मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगले वीडियो से मुझे जो आपका मैथ्स है, जो रीजनिंग है और ये जो पार्ट है, ये सब एक साथ वीडियो बनाना चाहिए या मैथ्स रीजनिंग का अलग और इसका अलग बनाना चाहिए, या फिर मैथ्स और रीजनिंग आपको जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि एग्जाम से पहले मैं आपको 2-2 घंटे का वीडियो लेके आऊँ मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल। उसमें ऐसे ट्रिक्स, ऐसी चीजें हम देखेंगे जहां से आप अगर 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं तो उसमें से आप कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप जरूर सॉल्व करके आ पाओ। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये जो आपका PDF है ये सेव हो जाएगा आपकी प्लेलिस्ट में, आपका डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम के का लिंक भी दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे जाके भी आप PDF जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और मुझे बताइए कि मुझे कैसे कवर करना चाहिए, इसको सेम वीडियो में कवर करना चाहिए या फिर अलग अलग कवर करना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चंस आप PDF के रूप में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।